गुर्जर दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन जयपुर के नारायण सिंह सर्किल स्थित प्रेस क्लब के सभागार में महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तम फागना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महासभा के महासचिव डॉक्टर जिले सिंह कपासिया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरीश भाटी, महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीलदाबाई, महिला इकाई की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह गुर्जर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान राजस्थान के गुर्जर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए गहन मंथन किया गया। इसी दौरान आगामी 25 सितंबर को जयपुर जिले के कोटपुतली शहर में महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने का फैसला भी सर्वसम्मति से लिया गया। सम्मेलन के दौरान आगामी सितंबर माह में किर्गिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयनित पवन पोसवाल का विशेष रूप से सम्मान किया गया। समारोह का संचालन एडवोकेट राजेश गुर्जर ने किया, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल छाबड़ी ने सभी का आभार प्रकट किया। आइए सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। डॉक्टर यशवीर सिंह जी पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनके सम्मान के लिए उनसे निवेदन करूंगा, पुरुषोत्तम जी फागना साहब से निवेदन करूंगा कि आपका माला और साफा पहनाकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत सम्मान। मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, यहाँ राजस्थान के जिलों से आए अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य, नौजवान साथियों, राजस्थान का गुर्जर पिछले 20 वर्षों से सड़क पर रहा है। बड़े बड़े आंदोलन आप लोगों ने चलाए, उनका कुछ परिणाम भी निकला और कुछ मुद्दे अधूरे भी रह गए। आज उन पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। आज मीटिंग बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि हमारे केंद्रीय संगठन ने ये तय किया था कि राजस्थान में एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाए। क्योंकि आपके यहाँ त्योहार, फसल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, सारी चीज़ों को सोच करके तय करना पड़ता है कि किस वक्त सम्मेलन किया जा सकता है। आपके यहाँ अभी देवनारायण जी की, भगवान जी की यात्रा शुरू हो जाएंगी। बारिश अच्छी हुई है, मुबारक हो आपको। फसल की बुआई अभी शुरू हो जाएगी। हम लोग एक किसान जाति हैं और किसान की इकोनॉमिक्स आज भी इंद्र भगवान के ऊपर निर्भर है। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर कह लो या हमारा जो मुख्य प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो इंद्र देवता है। मैं ये बात आज चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। राजस्थान उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी रहता है। जिस साल भगवान इंद्रदेव नाराज हो जाता है, बारिश कम होती है, किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उसके खेत से लेके पशु तक बदहाल हो जाते हैं। जिस साल बारिश अच्छी होती है उस साल अनाज रखने की घर में जगह भी नहीं रहती। किसानी हिंदुस्तान में मेन पेशा कभी हुआ करता था और हमने तो पढ़ा है और सुना है। भगवान देव नारायण के पिताजी सवाई भोज के पास 1 लाख गाय थी और इसीलिए वो राजा कहलाए। वो गवाले थे, बगड़ाओ 22 भाई थे, 1 लाख गाय चराते थे। तो वो 1 लाख गाय, उस ज़माने में पशुधन को बहुत महत्व दिया जाता था। पशुधन सबसे बड़ा धन होता था और वो इसीलिए बड़े राजाओं के शुमार में आ गए। राजधानी बनाई, उससे आगे का इतिहास आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, राजस्थान के लोग। लेकिन जितनी राजधानियाँ राजस्थान में गुर्जरों की रही हैं, इतनी राजधानियाँ किसी प्रांत में नहीं रही। लेकिन आज हमारा न कोई गढ़ है, न किला है, न राजधानी है, न हमारा झंडा है, न हमारा डंडा है। कहीं ना कहीं बहुत
अगर मानते हैं कि आखिरी बड़ा बादशाह, आखिरी बड़ा राजा पृथ्वीराज चौहान रहा है, हमारा तो भाट बताता है। हम जब अपने भाट से पूछते हैं भाई हम चौहान क्यों हैं, गुजरों में हमारे यहाँ चौहान कोई गोत नहीं है, लेकिन हमारे केवल 84 गांव एक जगह हैं कैराना के पास। तो ये बोलते हैं भाट कि आप लोग कभी पृथ्वीराज चौहान के साथ अजमेर से आए थे। पृथ्वीराज चौहान कुरुक्षेत्र के पास तराइन के मैदान में दुश्मन पकड़ कर ले गया था अफगानिस्तान, और आप लोग यमुना नदी क्रॉस करके यहीं बस गए, इसलिए हम चौहान हैं। तो हम लोग राजस्थान आते हैं कि अब तो अपनी जड़ें ढूंढते हैं, हम चौहान हैं, यहाँ से कहाँ से उखड़ के गए, कहाँ से गाय भैंस लेकर के कहाँ पहुँच गए। ये इतिहास का बड़ा विषय है। हमने अपना इतिहास खोया नहीं, वक्त ने हमारे इतिहास को मारा ही नहीं, बल्कि हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपने इतिहास को आज़ादी के बाद भी जिस तरह से सजोना चाहिए था, जिस तरह लिखना चाहिए था, हम लिख करके आज हिंदुस्तान के सामने पेश नहीं कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत लोग राजस्थान में इतिहास लेखन का काम कर रहे हैं। उसमें भाई मोहन सिंह जी भी हैं, शैतान सिंह जी हैं, हमारे ईसम सिंह चौहान जी भी हैं, कई लोग इतिहास शोध संस्था भी बना रखी है। वो बड़ा काम है। अगर हम अपना इतिहास ही नहीं जानते तो हम क्या परिचय दें, ये हमारे सामने बड़ा सवाल आ जाता है। पिछले दिनों 2 इतनी बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश में कि पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़ा। मीर भोज की मूर्ति लगानी थी, मुख्यमंत्री जो आज के योगी जी हैं, हमारा सबसे पुराना कॉलेज है दादरी का, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वो नाम भी कॉलेज का मीर भोज के नाम पर है। तो वहाँ राजपूत भाइयों ने विरोध किया और मुख्यमंत्री ने कहा भाई जब तक गुर्जर शब्द नहीं हटाओगे तो मैं यहाँ पर मूर्ति का अनावरण नहीं करूँगा। बड़ा छोटा बड़ा आंदोलन और समाज में इस बात का रोष भी फैला। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ लोगों ने पृथ्वीराज जयंती मनाते हैं, हमारे समाज के लोग भी मनाते हैं, राजपूत समाज के लोग। फिर तलवारें खिंच गई। आखिरी पृथ्वीराज दिल्ली की गद्दी पर हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान था, और इतिहास में हमने पढ़ा है और जानते हैं कि अनंगपाल जो उसके मामा थे, जिसकी राजधानी थी दिल्ली, जिसने दिल्ली बसाई, उससे पहले अलग अलग नाम थे राजधानियों के। कोई तुगलकाबाद था, कोई शहजाबाद था, कोई शहनशाहबाद था। कई राजधानी थी दिल्ली के अंदर, कई किले हैं आज भी खंडर पड़े। अनंगपाल जी चूँकि रिश्तेदार थे तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली बुला लिया था अजमेर से, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम आ करके दिल्ली की गद्दी पर बैठो। अनंगपाल जी की पिछले तंवरों के वहाँ 18-20 गांव हैं आसपास, और अनंगपाल तंवर की जब वहाँ मूर्ति लगाने लगे, उस पर भी हमारे जो राजपूत भाई उसने विरोध किया कि अनंगपाल तंवर तो राजपूत थे। मैं इतिहास में इससे आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लेट हो गए या हमारी गलती रही है कि हम अपने इतिहास को लिख करके हिंदुस्तान और दुनिया के सामने पेश नहीं कर सके। अभी भी ये काम जारी है, इसको कोशिश करेंगे इतिहास लिखवाने का, अपने महापुरुषों के नाम पर किताब लिखवाने का। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी कौम के सबसे बड़े महान नेता आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सरदार पटेल हुए, और सरदार पटेल की देन थी कि उन्होंने अंबेडकर साहब के कंधे पर हाथ रखा और अंबेडकर साहब को राज्यसभा में चुनवा के लाने का, उनको केंद्र में कानून मंत्री बनवाने का
और बाद में जो संविधान बनाने की कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनवाने का श्रेय केवल एक व्यक्ति को है, जिसका नाम है सरदार पटेल। वरना पंडित नेहरू चाहते थे कि इससे बड़े विद्वान मेरे पास हैं। आयंगर साहब जो बहुत बड़े वकील थे तमिलनाडु के, वो राज्यसभा के उपसभापति भी थे। पंडित नेहरू ने कहा ये अम्बेडकर तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो इतने बड़े वकील हैं, ये तो वकील भी नहीं है अम्बेडकर साहब, वो तो कॉमर्स में पीएचडी थे, बैरिस्ट्री जरूर करके आए थे। लेकिन सरदार पटेल जी ने कहा कि मैंने इससे वादा कर रखा कि भैया संविधान बनेगा, तू अपने समाज के लिए जो लिखेगा लिख लेना, मैं तुझे छूट दूंगा। जब गांधी जी उनका पूना में पैक्ट हुआ था शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के सवाल पर, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता लेकिन बताना चाहता हूँ, जिस अम्बेडकर साहब को सरदार पटेल ने ज़बरदस्ती राज्यसभा में एमपी बनवा के भेजा, कानून मंत्री बनवाया और फिर संविधान सभा जो लिखने की कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनवाया, आज अम्बेडकर साहब की किताबें 10 पेज से लेके 500 पेज तक की किताबें हर गली मोहल्ले में बिक रही हैं। इतना बड़ा उसके समाज के लोगों ने इतिहास लिखने में कमाल किया। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण और सामने विराजमान सभी जिलाओं के जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और सभी गुर्जर समाज के बंधुओं, आज आपने ये कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छी बात है। आज के 1.5 वर्ष पहले पुरुषोत्तम जी भीलवाड़ा आए थे, तब मेरे को वहाँ जिलाध्यक्ष बनाया था, शाम को फ़ोन किया था। पुरुषोत्तम जी को पूछो, शाम को फ़ोन करने के बाद में सुबह इतनी मीटिंग रखी थी। और आप अभी जो अधिवेशन की बात करें कोटपुतली की, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ सोईबोध की धरती से रखो। मैं वहाँ सोईबोध की धरती से हूँ जहाँ बगड़ाउतू का रण और वहाँ युद्ध हुआ था। उसके इतिहास के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, समय ज़्यादा लगता है। लेकिन समाज के शिक्षा और सामाजिक कुरीतियाँ, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो आत्महत्या से करनी पड़ेगी, ढोंग प्रथा छोड़नी पड़ेगी, धरातल पे काम करना पड़ेगा। आप जन जागरण की बात कर रहे हो, जैसे राजनीति के अंदर जो वोट देते गाँव में, वहाँ अपने वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होते हैं। अगर अपना वोट 1000 है तो अपने 700 से ज़्यादा नहीं पढ़ते। अदर कास्ट के 90% पढ़ते हैं। मैं 99 में पढ़ाई छोड़ी थी, 2000 में वार्ड पंच था, 2005 में सरपंच था और हमारा वहाँ कोई गुजर बहुमूल्य ग्राम पंचायत नहीं है। फिर मैं 2010 में भी नीर रोड पंचायत में सदस्य था, फिर अभी भी सरपंच हूँ। लेकिन हमारी तहसील के अंदर आज की तारीख में 60-65 हज़ार गुजर हैं, लेकिन वोटिंग 40% ही पढ़ते हैं। वो कारण शिक्षा का, शिक्षा के ऊपर एक दिन मीटिंग रख के बात करके चले जाते हैं, लेकिन वापस कोई आके नहीं संभालता हूँ। पुरुषोत्तम जी अभी नाराज होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, इन्होंने हमारे को जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में आज दिन तक जैसे फ़ोन नहीं हुआ वही बंदा क्या काम करना, कार्यकारिणी जिला में, तहसील में। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप मीटिंग हमारे कोटपुतली का हमारे रखो। आप 10,000 5,000 कितने आदमी रखने में हम रखेंगे और सारा कर जो भी करना हम करेंगे। आगे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जो अपने पदाधिकारीगण हैं उनकी आकांक्षाओं से हम ज़्यादा खरे उतरने की बात करता हूँ। जो आप जो हमारे को होंगे उससे हम ज़्यादा कर काम करके दिखाएंगे। राम राम साहब। गुर्जर प्रतिनिधि सम्मेलन में पधारे समस्त राजस्थान प्रदेश से कोने कोने से पधारे गुर्जर समाज के सभी प्रतिनिधि, आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद कि आप पधारे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम बहुत बहुत आभारी, जिन्होंने हमारे यहाँ प्रदेश में आकर हमको मार्गदर्शित किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस समाज का इतिहास मर जाता हो, जिस समाज के इतिहास की जानकारी हमें नहीं होती हो, वो समाज भी अक्सर मर जाता है। हमारे समाज में इतने महापुरुष हुए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष, जिनको हम इतिहास में पढ़ कर के रह गए, उनको आगे नहीं बढ़ा सके। आज ऐसे विवाद चल रहा है, चाहे सम्राट मिहिर भोज जी का चल रहा हो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का चल रहा हो, कई लोग किसी प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप लगाते हों, लेकिन ये महापुरुष ये कह करके, ये छाप छोड़ करके गए
कि हम उनके इतने महापुरुषों के वंशज हैं, हमें उनके गुणगान करना चाहिए और उनको आगे उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। मैं समाज को ये भी निवेदन करूंगा कि हमारा आज का युग है, समाज को समय के अनुसार चलना चाहिए। 25 सितंबर का तो मैं साहब को ये आश्वासन करता हूँ कि दोसा की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं लाने का प्रयत्न करूँगा साहब। उनसे अवगत कराया जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारा समाज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को महासभा का मेंबर माने और अपना एक कर्तव्य माने कि इस समाज को उठाने का, इसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हमने गुजर बिरादरी में जन्म लिया है तो उसका हम पे कर्ज है, वो कर्ज हमको चुकाना है। हमें किसी टुकड़ों में नहीं बंटना है, किसी इकाइयों में नहीं बंटना है। हम हैं, गुजर हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। और क्योंकि हमने इस समाज में जन्म लिया है, हम बलिदानियों के परिवारों से आते हैं, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, अपनी जान तक जोखी है इस आज़ादी के दिलाने में। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है, जो हमारा संगठन है, वो बढ़ चढ़ कर आगे भी अपने आप को पेश करता रहे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने अभी आपको बताया है कि हमारे एक सम्मेलन होने जा रहा है कोटपुतली में, तो आप लोग उसको ये मानिएगा कि ये पीले चावल आप ही लोगों को बांटने हैं, आपको नहीं बांटे गए हैं, समाज में आपको बांटने हैं। और इस तरह से कीजिएगा कि इस प्रदेश में नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बात सामने निखर के आए कि गुजर समाज अगर कुछ चाहता है, कुछ ठानना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और अगर वो सही व्यक्ति के हाथों में है तो वो अपनी मंजिल को पाकर ही रहेगा। आज जो आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। मैं इनके पूरे परिवार की व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि व्यक्ति विशेष की महिमा मंडित करने में यहाँ नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ उनका एक संकेत दे सकती हूँ। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी 20 साल से उनको जानती हूँ, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया इस समाज को, चाहे वो धर्मशालाओं के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा राजनीति या स्कूल कॉलेज के माध्यम से हो। मैं ये चाहती हूँ, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ आप बैठे हैं, जो आज हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, उन पे आप पूर्ण भरोसा कर सकते हैं और अपने समाज को पूरी तरह से उस विश्वास की धरती पर खड़ा करके, अपने हौसलों को बुलंद करके, उस विश्वास को पुख्ता करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ज्योति जला सकते हैं। आखिर में एक ही बात कहूँगी कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं ख्वाब झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से एक दूसरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुजर समाज। तीज का त्यौहार बहनें झूला झूलने के लिए इंतज़ार कर रही हैं कि शायद जल्दी टाइम से आ जाएं तो एक झूला हमें भी दे दें। ऐसे बहनों और भाइयों, आज आप राजधानी में आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे स्वाभिमान को झिझोड़ कर रख दिया है। हमारी अंतरात्मा को ये सोचने को मजबूर किया है कि इतने व्यस्ततम समय में से भी हम कुछ समय अपने समाज के लिए निकालें और सोचें ठंडे दिमाग से, क्या हमें वो सब कुछ मिला है जिसके हम हकदार हैं? तो जोर से आवाज आएगी साइड से कि नहीं नहीं नहीं। आज भी हमें उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है। किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, आज जो कुछ भी हमें मिलता है वो किसी कृपा से नहीं मिलता। किसी भी संगठन हो जिसमें सर्व समाज हो, तो आपको प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं दिया जाता कि भाई ब्राह्मण होने चाहिए, इतने राजपूत होने चाहिए, इतने जाट होने चाहिए। ये कोई नहीं सोचता कितने % गुजरों को भी मिलना चाहिए। खासकर मैं राजनीतिक दलों की बात करती हूँ। अध्यक्ष होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, राजपूत होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कभी ये सोचकर किसी को पद नहीं दिया जाता कि इसमें गुजर भी होना चाहिए। आज तक किसी ने भी जो पद पाया है, किसी भी क्षेत्र में पाया है, उसने अपनी मेहनत और योग्यता की वजह से पाया। हमें अन्य समाजों से ज़्यादा आज भी उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है। एक बात और बताऊं,
मैंने जो ये बात कही कि हमें कोई भी मतलब प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इसके पीछे आपको पता है क्या रीज़न है? उनको पता है अगर गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच जाएगा तो वो बाकी सबकी छुट्टी कर देगा। हर क्षेत्र में उसने अपना परचम लहरा के दिखाया है। महासभा चाहती है कि हमारा समाज आगे आए। बाकी लोग जो भी राजनीतिक संगठन होते हैं वो चाहते हैं मुझे वोट मिले, मुझे ये पैसा मिले, मुझे वो मिले, लेकिन ये एक सामाजिक संगठन ऐसा है कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ समाज के लिए, समाज का हित चाहिए, जैसा भी हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। हमारा उद्देश्य है महासभा का भी हमारा समाज आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। वही हमारे डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने अपनी तरफ से जो नारा दिया है, नारा दे रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, नारा तो अलग बात है। तो हमें सभी को इनकी बातों को अनुसरण करके आगे बढ़ने का जो एक सही लीडरशिप अब हाथ में है महासभा की, वो अच्छे आदमी के हाथ में, और हमें इनकी बातों पे चलना चाहिए। कोटपुतली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ही चाहिए और प्रदेश कार्यकारिणी, क्योंकि मुझे मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि कोटपुतली के प्रथम, हिंदुस्तान के प्रथम विधायक सन 52 में रामकर्ण सिंह जी, जिन्होंने 1971 में सम्मेलन करवाया था, श्री राम जी और रामकर्ण जी ने मिलकर, हम सौभाग्यशाली हुए कि कोटपुतली के सारे लोग सौभाग्य। आप लोगों के लिए हम पलक पावड़े बिछाएंगे, हम आप लोगों की दुआएं लेंगे और आपकी सेवा बंदगी के लिए जो भी हम संसाधन जुटा सकेंगे, जो हम समाज की जो बढ़ोतरी के लिए उसकी सेवा में जो कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, और आप सबसे भी हम सहयोग लेंगे। चाहे आपका किसी प्रकार का सहयोग हो वो हम लेंगे, लेकिन किसी प्रकार से हम चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ पे विधायक साहब भी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, इन सब ने मुझे इसका भरोसा दिया है कि आप जितना भी है ना वो बोल देना। समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में ये मीटिंग होगी। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हों, उपाध्यक्ष आते हों, राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष आती हो, अध्यक्ष आते हों, मगर आज ऐसा माहौल है जिसमें अपन सब एक जगह बैठे हैं। और किसके लिए? समाज की उत्थान के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज आगे बढ़े, समाज किस कुरीति में जा रहा है इसकी चर्चा करने में बैठे। और मुझे इस बात की भी खुशी है, आपको भी होनी चाहिए, मुझे भरोसा है डॉक्टर यशवीर सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में ये समाज बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस में जा रहा है, विकास कर रहा है। जगह जगह आप जाते हैं। मैं एक मीटिंग में दिल्ली गया था, गुर्जर भवन कोटला में आपने मीटिंग रखी थी। यारो एक पत्थर तो उछालो प्यार से। आपकी शख्सियत यह है कि आपकी इच्छा शक्ति से सारी दुनिया झुक सकती है। मनुष्य में और जानवर में केवल इतनी भिन्नता है कि आप पर समझबूझ है और आप में विवेक है और बुद्धि है, वो जानवर में कम है या नहीं है। इसलिए दुनिया ने जो इतिहास लिखा है वो केवल और केवल अपनी इच्छा शक्ति से लिखा है। अगर आज नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है तो उसकी जाति की वोटों की गिनती 100 से नीचे हो जाती है, लेकिन जैसे एक वक्ता पहले बोल के गए थे कि अपने पुरुषार्थ से और परिश्रम से व्यक्ति इतिहास रच देता है। अगर इतिहास रचना है तो राजस्थान की धरती भारतवर्ष में गुर्जर के लिए सर्वोत्तम है। यूं तो मेरा रिश्ता राजस्थान से दो तरीके से बहुत निकट है, क्योंकि हम भाटी वंश के लोग जैसलमेर के राजा से निकले हुए वंशज हैं। अब से 1100 साल पहले जैसलमेर के कासल राजा अपनी गद्दी को छोड़कर भाई को सौंपकर, और जो हमारा शेखों एटा में जो घाट है नदी का उसके किनारे चले गए। वो लौटे तो लौट के कासना ग्रेटर नोएडा का एक इस वक्त हीरा है, जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। किसी भी कौम का इतिहास उठा के देख लो, अगर उस कौम जो कौम भी बड़ी है वो कौम 4 चीज़ों से बड़ी है। पहले तो सामाजिक स्तर, दूसरा शैक्षणिक,
तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक। अब इसमें आज सबसे ज़्यादा बढ़ने के लिए पहला राजनीतिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया। जिस कौम के पास ये चारों चीज़ है दुनिया में, उसको बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले बढ़ने के लिए अब शिक्षा जरूरी हो गई, संगठन जरूरी होगा, एकता जरूरी हो गई। जिस कौम के पास ये चीज़ें हैं उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और दुनिया में व्यक्तिगत अगर आदमी बढ़े तो ए, बी और सी, एबिलिटी, बिहेवियर और कैरेक्टर, अगर जिसके पास ये तीन चीज़ है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कर्म सबसे प्रधान है। अगर आदमी को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज सेवा ये जात गंगा है। इसमें जिसने भी जो काम किया है ये जात गंगा उसको भूल नहीं सकती। और कौम के लिए जो काम करता है वो सबसे महान आदमी होता है। तन मन धन अगर कौम में कुर्बान करोगे तो सदियों तक हम उनको याद रखते हैं। आज जो उस ज़माने में कुर्बानी दी, उस ज़माने में समाज सेवा की, उनको महान पुरुषों की गिनती में हम आज गिनती करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कौम से बड़ा कोई भी नहीं है। आज जिस कौम की हम बात करते हैं, जिसने देश में काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया और आज उसकी ये स्थिति हो गई, उसका कारण वो प्रशासन से कट गई, संस्कृति से कट गई, संस्कारों से कट गई और बिहाड़ों और जंगलों में जाकर बस गई। आज इसी कारण से हमें पीछे हो गए। हमारे युवा साथियों, बुजुर्गों, हमें आगे बढ़ने के लिए संस्कारों के साथ जुड़ना है, आज के समय के अनुसार चलना है और देश की परिस्थितियों को देख के शिक्षा में आगे बढ़ना है। तो हम आज भी उसी जगह पहुंच सकते हैं जिस जगह हमारे देश में हमने आज़ादी से पहले बहुत राज किया। अगर ये चीज़ें हमारे पास होगी तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहूँगा अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है तो शिक्षा जरूरी है, संगठन जरूरी है और एकता जरूरी है। वक्ताओं ने अपनी अपनी सारी बातें कही और सबका अर्थ कुल मिलाकर के एक ही निकलता है कि कौम को संगठित बनाकर, शिक्षित बना करके और आगे बढ़ाया जाए। मैं अभी श्रीनाथ जी ने कहा था कि साहब मैं इस भीड़ को देख करके बहुत दुखी हूँ कि बहुत कम हुआ है। तो मैं इनसे निवेदन करना चाह रहा था कि आज हमारे तीज का जयपुर में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। आप देखो, अब आप जाओगे तो आपको कितनी पुलिस, कितना जाब्ता मिलेगा। यहाँ के आसपास के गांव तीज देखने के लिए आते हैं। तो आप जानोगे घर के अंदर जब बहन बेटियाँ आती हैं तो परिवार के सदस्य को भी उपस्थित हुआ रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि आज जिस उद्देश्य से जो अपनी यहाँ मीटिंग की गई है, मैं सबसे पहले डॉक्टर यशस्वी सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे मन में कई दिन से ये चल रहा था कि एक अधिवेशन किया जाए और काफ़ी दिन से समाज ये कोरोना की वजह से 2 साल से कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा था, नहीं हो रहा था। तो मेरा तो ये कहना है कि कोटपुतली वालों को मैं और भी धन्यवाद देता हूँ कि उनने इतनी जिम्मेदारी ली। और मैं भी आपको डॉक्टर साहब विश्वास दिलाता हूँ कि इस राजस्थान में इस तक अलग जगह देंगे, घर घर ढाणी ढाणी जा करके, और आपको वो भीड़ दिखा देंगे। एक हमारे मारवाड़ी का आदमी कहते हैं कि वहाँ गर्द इतनी उड़ेगी कि आदमी से आदमी नहीं दिखेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको।